आज हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा और एक इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर आपके सामने आए हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो एक बार फिर से जो हमारे बॉडी पेन्स हैं, डिफरेंट जो फिजियोथेरेपी से कनेक्टेड जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, हम उनको लेकर के आपके सामने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि लास्ट एक सेशन हमने फिजियोथेरेपी पे किया था और डॉक्टर सुरभि नंदा ने हमें गाइड किया था उसमें, और लोगों को वो सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया था। हमारे पास पर्सनल मैसेजेस इतने आए थे कि सबने कहा था कि ये सेशन अभी और होना चाहिए, और भी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जहां पेन रहता है उसके भी सॉल्यूशंस हमको मिल जाएं। तो हमने कहा भी था कि हम फिर से एक सेशन जरूर इस पर करेंगे। तो आज हमारे बीच में रिक्वेस्ट पर दोबारा से डॉक्टर सुरभि नंदा हमारे बीच में है और हमारे दर्द दूर करने के लिए। तो डॉक्टर सुरभि नंदा का परिचय वैसे तो हम सबके बीच में अब है। मैम हमारे साथ हमारे सेशंस भी मैम ने अटेंड किए हैं और लास्ट सेशन बहुत पॉपुलर मैम का रहा। मैं फिर भी जो कुछ लोग बाद में नए ऐड हुए हैं, ग्लोबल सोशल कनेक्ट का परिवार हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन उसके साथ सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। तो जो नए सदस्य जुड़े हैं, मैं उनके लिए एक बार फिर से मैम का परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर सुरभि नंदा मैम जो है वो एमपीटी न्यूरोलॉजी में मास्टर्स हैं, न्यूरोलॉजी के अंदर मास्टर्स हैं, न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी में मास्टर्स, 10 साल का मैम को एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर सुरभि न्यूरो रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी सेंटर मैम का जो इंस्टीट्यूट है वो शास्त्री नगर के अंदर है। इसका एड्रेस हम जो है चैट बॉक्स में आगे दे ही देंगे। और मैम को यूपी के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का अवार्ड मिला हुआ है। 10 साल का मैम का एक्सपीरियंस है और मेरे पास तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मैम का पेशेंट रह चुका हूँ और मैं ठीक हो चुका हूँ। तो मैं तो अपना लाइव एक्सपीरियंस भी दे सकता हूँ। तो अब ज्यादा बात करने की बजाय मैं चाहता हूँ मैम ज्यादा बोले, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे सवालों को ले सकेंगी। बस मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैम जो हमें अपने से गाइड करना चाहती हैं, सुरभि मैम, वो गाइड कर देंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड डालेंगे। हम चाहते हैं कि अगर जो लोग चैट बॉक्स में लिखने में एक्सपर्ट हैं वो लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दें, जिससे कि हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को उठा सकें। हैंड रेज करने का इसमें ऑप्शन है, तो जो लोग अपना सवाल पूछना चाहते हैं, सेशन होने के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर राउंड को ओपन करेंगे तो अपना हैंड रेज कर दें। हम लोगों को, मुझे और रिचा को, आपका हैंड दिख जाएगा, हम आपको अनम्यूट कर देंगे और आप अपना सवाल मैम से पूछ लीजिएगा। तो बाकी लोग म्यूट रहें, जिससे कि, क्योंकि कोई भी अगर थोड़ा सा भी विस्पर भी करता है तो उससे जूम का पूरा प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब हो जाता है और आवाज जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो बाकी लोग मेक श्योर कि वो म्यूटेड रहें। जिसको सवाल पूछना है हम उसको अनम्यूट कर देंगे और वो अपना सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं मैम का स्वागत करता हूं एक बार, और मैं चाहता हूं कि मैम सेशन को आगे बढ़ाएं। रिचा, अभी थोड़ी देर में आप आओगे या अभी? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं मैम को ही बुला लेता हूँ। तो डॉक्टर सुरभि नंदा मैम को अनम्यूट हमने कर ही रखा है। मैम, ओवर टू यू। वेलकम मैम। एवरीवन, मेरा सबको नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू जीएससी फोरम, रिचा मैम, अभिषेक सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लोगों का दर्द दूर कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकूं और ऐसे टाइम पे उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा बैक पेन है और उससे रिलेटेड समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली में बैक पेन होता क्यों है। होता ये है कि जब हम लोग अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल खराब कर लेते हैं, तो हमें बैक पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि धीरे 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 बढ़ बढ़कर एक अजीब रूप ले लेता है, जिसका नाम होता है स्लिप डिस्क, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज अ सेल्फ इनवाइटिंग डिसऑर्डर। इसे हमने अपने लाइफस्टाइल को खराब करके खुद ही बुलाया है अपने पास। अगर हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक कर लें, बैठने का पोस्चर ठीक कर लें, काम करने का पोस्चर ठीक कर लें, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी। तो थोड़ी सी पहले एनाटॉमी जान लेते हैं कि होता क्या है। आपको बोर्ड पर ये वर्टिब्रल कॉलम मैंने बनाया है, लंबर, लोअर बैक, L1 से लेकर L5 तक। इस तरीके से ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इसमें ये वर्टिब्रीज है, इसके बीच में जो है ये फ्लूइड होता है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड।
न्यूक्लियस पल्पोसस इसके अंदर होता है, आम आदमी जिसको ग्रीस बोलता है। तो होता क्या है, जब आप लगातार एक ही पोजीशन में हैं, एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं, एक वर्टिब्री का प्रेशर दूसरी वर्टिब्री पर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जिस तरीके से घड़ा जो है बूंद बूंद से भरता है, उसी तरीके से इसका प्रेशर धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डिस्क स्पेस कम हो जाती है। अब सबसे ऊपर ब्रेन है, उसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्री, देन थोरेसिक, देन ये हमारा लंबर आता है, और सेंटर से जाती है स्पाइनल आर्टरी। इस तरीके से जाती है स्पाइनल आर्टरी, जो कि ब्लड फ्लो करती है सारे में। यहाँ से निकल रही होती है, यहाँ से नर्व्स निकल रही होती है साइड से, जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड के लेग्स में ब्लड को सप्लाई करती है। तो होता क्या है, सपोज करिए सबसे कॉमन साइड L4 L5 है जो मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे। आपका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि L4 का प्रेशर L5 पर बढ़कर ये जो स्पेस है ये कम हो जाता है, और जब स्पेस कम हो जाता है, फ्लूइड अंदर उतना का उतना ही है, जो कि ग्रीस है, और जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि गाड़ी में शॉकर्स होते हैं, और अगर आप स्पीड ब्रेकर पर आए हैं तो वो आपको जर्क लगने से बचाते हैं, वही रोल इसका होता है हमारी बॉडी में। लेकिन जब एक पॉइंट पर आकर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये स्पेस कम हो जाता है, तो फ्लूइड ग्रीस उतना का उतना ही है। अब वो जो पानी है, जो जेली है, वो अपनी कोई तो जगह लेगी, तो वो इस तरीके से बाहर निकल जाती है और बल्ज कर देती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क बल्जिंग। इसी का नाम होता है स्लिप डिस्क। और यहाँ से जो भी नस है वो नस दबेगी। तो ये जो स्पाइनल आर्टरी ब्लड फ्लो कर रही है, सिर्फ वो ब्लड, यहाँ का ब्लड यहाँ पर नसों में नहीं जा पाएगा, और जब ब्लड यहाँ का यहाँ नहीं जा पाएगा तो आपके पैरों में अकड़ाहट, झंझनाहट, सुनपन, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, ये सारी परेशानियां आप। अब एक मेरे क्लिनिक की जो लाइन है, जरा उसका मतलब समझ लेते हैं। स्टॉप पेन बिफोर इट स्टॉप्स यू। इसका क्या मतलब है, सबको बता काम करने के लिए, तो वो लेवल ना आने दें, क्योंकि वो लेवल अगर आएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए स्टॉप पेन बिफोर इट स्टॉप्स यू, इससे पहले कि वो आपको रोके, आप पेन को रोक दें। चलिए, अब मैं आपके साथ एक वो पीपीटी शेयर करूंगी, जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, और आपको डायग्राम भी, फोटोज भी दिख जाएंगी कि क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि अगर आपका पेन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ जैसे ही आपका पेन स्टार्ट हुआ है, आपको सबसे पहले उसमें आइसिंग करनी होगी। आप उसमें आइसिंग करेंगे, जो भी आपके पास घर में ऑयल हो उस ऑयल को अप्लाई करेंगे। इतना आपको करना है जैसे ही आपके अगर पेन शुरू हो रहा है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैम पीपीटी नेक्स्ट करिएगा। Richa, are you there? Richa? Yes, yes. इस पीपीटी को आगे बढ़ाना जरा। पीपीटी मैंने बढ़ा दिया, आगे दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। अच्छा, दोबारा करती हूँ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फर्स्ट अभी फर्स्ट स्लाइड आई है, सेकंड और थर्ड स्लाइड पर लेकर जाओ उसको। अभी कौन सी स्लाइड दिख रही है? फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। बट मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। बट वो नहीं दिख रहा है। अब भी फर्स्ट स्लाइड दिख रही है?
अभी कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अब दिख रहा है कुछ? कुछ नहीं आ रहा है रिचा। नेट का अभी इशू। तो स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रही। नेट का इशू है शायद, देखो। यस, नेट का इशू है। आपके में ऑप्शन आ रहा है क्या सुरभि मैम शेयर? कर सकती है क्या उनके पास? अभिषेक सर, आपके में ऑप्शन आ रहा है क्या शेयर का? मैम अगर नहीं हो पा रहा है तो राहुल जी को अलाउ कर दीजिए, उनका भी मैसेज आया है कि वो शेयर कर लेंगे। राहुल जी? राहुल किस नाम से है? राहुल गौतम? और नेट चला, रिचा और उसका नेट चला गया है। मैम Just a minute. मुझको वो दिखा नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं दे रहा है। नहीं, वो रिचा के पास ही ऑप्शन, मेरे पास नहीं है। मैं दिख रही हूँ क्या? अब आ गई, आप गायब हो गई थी। मेरा नेट चला गया था। चलो अभी स्क्रीन शेयर कर लो, या राहुल जी कर देंगे, राहुल जी को अलाउ कर दो। मैंने राहुल जी को को होस्ट बनाया है। आपको दिख रहा है कुछ स्क्रीन? हाँ, अब स्क्रीन आ गई वापस। चलो जरा कर देखो, स्क्रीन चेंज करके देखो रिचा। हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, फर्स्ट स्क्रीन पर अटका हुआ है रिचा। अब भी नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। देयर इज सम टेक्निकल इशू। अब दिख रहा है? आ गया आ गया आ गया आ गया। ऐसे ही चला लीजिए फुल स्क्रीन। बस बस ऐसे ही चला लो, फुल स्क्रीन की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। रिचा मैम थर्ड स्लाइड करनी है, यही स्लाइड रहने दें। ये थर्ड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, हाँ जी। यहाँ से चलिए, ठीक है, चलिए ओके। शुरू करते हैं। सॉरी इंटरप्शन के लिए, थोड़ा सा नेट इशू था, उस हाँ। वजह से प्रॉब्लम आई है। सॉल्यूशंस फॉर बैक पेन। सॉल्यूशंस बताते हैं कि बैक पेन कैसे होता है, क्यों हो सकता है। ये आप फिगर देख रहे होंगे पीपीटी में कि हमारे को बैक पेन इस तरीके से हो जाता है और आपकी वर्टिब्रल कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें डिस्क बल्जिंग होती है, तो आपको शायद स्क्रीन पर बहुत क्लियरली शो हो रहा होगा कि किस तरीके से डिस्क बल्जिंग हो जाती है, डिस्क बाहर निकल जाती है, डिस्क हर्निएट हो जाती है। अगर वो बल्जिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है, अगर उसके बाद प्रेशर बढ़ता जाएगा और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी वॉल जो है वो टियर हो जाएगी और हर्निएशन होना शुरू हो जाएगा। उसमें हर्निएशन, बल्जिंग हो जाएगी, हर्निएशन हो जाएगा। अगर आपकी एज जो है वो 50 प्लस है तो धीरे धीरे डीजनरेशन होने शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क डीजनरेशन। तो ये कुछ स्टेजेस है स्लिप डिस्क की, जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक चीज आपको और बता दूं, शियाटिका टर्म बहुत ही कॉमन टर्म है, जिसे लोग बोलते हैं कि मैम हमें शियाटिका हो गया। स्लिप डिस्क और शियाटिका कुछ भी अलग चीज नहीं है। स्लिप डिस्क और शियाटिका अलग चीज नहीं है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लोगों को डाउट होता है कि मैम हमें स्लिप डिस्क नहीं है, हमें तो शियाटिका है। जब तक आपको स्लिप डिस्क नहीं होगा तब तक शियाटिका नहीं हो सकता। जब हमारे को स्लिप डिस्क होता है, डिस्क बल्ज होती है तो नर्व कंप्रेस होती है और मैम मेरा गया है या मैम का गया है? से अलग है। तो शियाटिक नर्व इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट नर्व
जो कि प्रेस होती है। तो जब नर्व कंप्रेस होगी तो sciatic नर्व कंप्रेस होगी डिस्क बल्जिंग की वजह से। तो जब स्लिप डिस्क है तो sciatica आपको होगा ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से आपको जब आपको sciatica होगा और डिस्क बल्जिंग होगी, इस तरीके से आपके लेग में पेन आएगा, जो कि रेड पार्ट हाईलाइट हुआ है इमेज में, उस वाले पूरे एरिया में पेन आता है। मेनली हमने यहाँ पे sciatic नर्व दिखाई हुई है, क्योंकि sciatic नर्व सबसे ज्यादा कॉमनली कंप्रेस्ड होती है और उसका रूट पूरा हिप से लेकर नीचे एंकल तक आता है और फिंगर्स तक भी, टोज तक भी जाता है। तो जिन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि उन्हें स्लिप डिस्क है, तो इसे प्लीज इग्नोर ना करें। नेक्स्ट स्लाइड। हम अब कुछ एक्सरसाइजेस पर आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप घर में कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट लेवल पे पेन शुरू हुआ है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले आप आइसिंग करेंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमारी फर्स्ट स्टेज पर जो एक्सरसाइज होगी, इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटेंगे, हैंड्स आपके दोनों साइड में होंगे और आपको अपनी बैक को लिफ्ट करना होगा ऊपर। इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। हमारी सारी एक्सरसाइजेस के जो सेट्स होंगे, दैट विल बी 3 सेट्स इन अ डे। एक दिन में 3 सेट करने हैं और एक सेट में 10 रिपीटिशन होते हैं। जैसे कि अब आपने मॉर्निंग उठकर ये वाली एक्सरसाइज करी, आपने अपनी बैक को एलिवेट किया, ब्रिज बनाया, तो आप काउंट करेंगे 10 का, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन आप डाउन करेंगे, देन अगेन अप। तो इस तरीके से आप 10 टाइम्स करेंगे, ये आपका 1 सेट होगा और आपको दिन में 3 सेट करने होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दी हाफ कोबरा पोज। सबसे पहले आप उल्टा लेटेंगे, बिल्कुल फ्लैट ऑन योर टमी, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में। देन आप एल्बोज पर आ जाएंगे, चिन आपकी एकदम सामने होगी, फेस एकदम सामने होगा, ना ही ऊपर होगा ना ही नीचे, एकदम इन फ्रंट। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हमारी नीचे की जो 2 इमेजेस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद हम ऊपर वाली इमेज पर आ जाएंगे, जिसमें अब आप एल्बोज पर नहीं है, यू आर ऑन योर हैंड्स। आप हैंड्स पर रहेंगे और आपकी बैक एक्सटेंड होगी। इसको हम भुजंग आसन भी बोलते हैं, जो कि काफी लोगों को पता होगा। ये आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ऑल्टरनेट लेग और हैंड जो है वो एलिवेट होगा। आप कोबरा पोजीशन में आएंगे, उसके बाद आप अपना एक हाथ रेज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट लेग, ऑल्टरनेट हाथ और लेग आपका रेज होगा। जब ये कर लेंगे, देन उसके बाद दूसरा वाला, अगर अभी हमने लेफ्ट हैंड और राइट लेग रेज किया है, तो उसके बाद हम राइट हैंड लेफ्ट लेग रेज करेंगे। सेम रिपीटेशन, सेम सेट्स। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज कॉल्ड द कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। और ये जो हमारी वेस्ट की, एब्डोमेन की और बैक की मसल होती है, जो पूरा बैंड है, वो एक तरीके से कोर स्टेबलाइजेशन करता है। तो कोर स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है अगर किसी को भी बैक पेन की प्रॉब्लम है। तो एक बारी हम इसमें नीचे की तरफ डिप करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कैमल, और एक बार हम कैट बनाएंगे, बिल्कुल राउंड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैट। तो ये इसके भी सेम रिपीटिशन एंड सेट्स रहेंगे। नेक्स्ट। दिस इज दी काफ स्ट्रेचिंग। काफ स्ट्रेचिंग के कई सारे तरीके होते हैं करने के। खड़े होकर भी कर सकते हो आप, बैठ के भी, लेट के भी। अगर आपके घर में रैंप है तो आप रैंप पे भी खड़े हो सकते हैं, जिसमें हील नीचे एंड टोज ऊपर रहेंगे। और जिस तरीके से इमेज में दिखाया हुआ है कि आपने वॉल पे अपना हाथ रखा है और एक लेग आपका पीछे है, तो जो लेग आपका पीछे है उसमें आपको स्ट्रेच आएगा काफ मसल में, जिसको हम पिंडलियां बोलते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारी जो काफ मसल्स होती है, these are the second heart of our body। यहाँ से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, पंपिंग एक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर ये पंपिंग एक्शन नहीं होगा, अगर किसी भी की भी काफ मसल टाइट है, तो बैक पेन में आराम नहीं आएगा। इसलिए काफ मसल रिलीज होना बहुत जरूरी है। सेम वैसी हैमस्ट्रिंग मसल्स का रिलीज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको हैमस्ट्रिंग मसल दिखाते हैं। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। इसमें आप अपने हिप लेवल का कोई भी चीज ले लीजिएगा, जैसे कि डाइनिंग टेबल होता है, टॉप ऑफ चेयर है, या फिर किचन की स्लैब है।
अपने हाइट के अकॉर्डिंग हिप लेवल पर आप अपना लेग ऊपर रखेंगे, मेक श्योर कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा एंड ऑपोजिट लेग जो नीचे फ्लोर को टच कर रहा है वो भी स्ट्रेट होगा न्यूट्रल पोजीशन में। तो बाहर की तरफ भी नहीं जाएगा, अंदर की भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट आउट करेगा। इसमें आपका हैम्स स्ट्रेच होगा विच इज द बैक ऑफ थाई मसल, आपकी थाई की बैक वाली मसल को हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। तो इससे आपका काफ और हैम स्ट्रेच दोनों हो रहा है जो कि आपकी बैक की मसल को रिलीज करेगा और इससे आपको आराम आएगा। नेक्स्ट, ये पिलो प्लेसमेंट है कि किस तरीके का पिलो आपको यूज करना चाहिए सोते समय। आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर आप मोटा पिलो लेते हैं तो आपकी वर्टिब्री सर्वाइकल ऊपर जा रही है, अगर आप पतला लेते हैं तो नीचे जा रही है, लेकिन जो मिडिल वाली इमेज है उसमें स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैंने ये चीज अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी आपको लास्ट इसमें भी जूम मीटिंग में बताई थी कि हमारा जो पिलो का प्लेसमेंट होना चाहिए, जो पिलो की ब्रेथ होनी चाहिए वो हमारे नेक से लेकर शोल्डर लेवल की होनी चाहिए। तो पिलो जो है वो हर पर्सन का वेरी करेगा, ऐसा नहीं है कि जो भी पिलो है वो सबके लिए सेम रहेगा। ब्रेथ जो है वो डिपेंड करेगी आपके नेक से शोल्डर लेवल तक की। वो पिलो अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्पाइन जो है ये स्ट्रेट रहेगी। पिलो का बहुत बड़ा रोल होता है नेक पेन और बैक पेन के लिए, तो मेक श्योर कि पिलो आप सही यूज करें। नेक्स्ट, करेक्ट पोस्चर है ये सिटिंग के लिए। जो लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लैपटॉप पे लंबे समय तक उन्हें काम करना है तो वो अपने बेड पे ना बैठ के चेयर टेबल पे बैठे, जिसमें कि उनकी बैक इरेक्ट होगी, एल्बोज सपोर्टेड होंगे, हैंड्स एकदम स्ट्रेट होंगे, हिप नी एंकल 90 डिग्रीज पे होगा ताकि इसमें सारे जॉइंट्स को प्रॉपर सपोर्ट मिले और लेग्स हैंग नहीं है। अगर हैंग होंगे तो टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और फ्लूइड नीचे आ जाएगा जिसकी वजह से स्वेलिंग एंड एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लगेज को पिक करना है। आपको डायरेक्टली नीचे मूव नहीं करना है, हमेशा नीज बेंड होंगी फिर आप कोई भी चीज उठाएंगे। अगर डायरेक्टली आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेंगे तो स्लिप डिस्क आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये जिन लोगों को पेन है सिर्फ उनके लिए नहीं, जिनको नहीं है, मतलब दिस इज द राइट पोस्चर फॉर एवरीवन। सबको इसी तरीके से लिफ्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं विदाउट नी बेंडिंग तो किस तरीके से आपकी स्पाइन पूरी बेंड हो रही है। तो ये स्पाइन बेंड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये पोस्चर है कि अगर आपको अपना कोई बच्चा है या कोई बड़ा है तो किस तरीके से आपको बैठना है, सिटिंग पोस्चर क्या है, या फिर अगर आपको शू लेसेस बांधने या फिर कुछ भी इस तरीके का काम करना है तो आप नीचे एक लो हाइटेड स्टूल रख लेंगे जिसपे आप अपना लेग रखकर काम कर सकते हैं। आपको अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपकी जो दोनों फीट है वो फ्लैट होनी चाहिए फ्लोर पे, आप क्रॉस नहीं करेंगे एक के ऊपर एक। नेक्स्ट, इसमें हमने आपको लाइंग पोस्चर दिखाया है, स्लीपिंग पोस्चर कि किस तरीके से लेटना चाहिए। अगर आप लेट रहे हैं तो आपको साइड करवट में आना है, फिर उसके बाद आप लेटेंगे। अगर सीधा लेट रहे हैं तो नीज के नीचे पिलो होना चाहिए। नीज के नीचे पिलो होने से आपकी जो बैक मसल्स हैं वो रिलैक्स रहती है, उनमें तनाव, उसमें स्ट्रेच नहीं फील होता। नेक्स्ट, किस तरीके से आपको उठना चाहिए जब आप सो रहे हैं या आप लेटे हुए हैं। हमेशा आपको साइडलाइन पोजीशन में आना है, आपको अपने लेग्स नीचे रखने हैं, देन आप एल्बो पे और हैंड पे का सपोर्ट लेकर उस पे वेट डालकर तब उठेंगे ताकि आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना आए और स्पाइन स्ट्रेट रहे। मैक्सिमम टाइम्स लोग जो हैं वो सीधा लेटते हैं और सीधा ही ऐसे ही उठ जाते हैं, तो उसमें स्पाइन पे जोर पड़ता है। तो राइट पोस्चर फॉर एवरीवन इज कि आप पहले साइडलाइन पोजीशन में आएंगे तब आप उठेंगे। नेक्स्ट, तो ये आज की स्लाइड थी और बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये आज की जो प्रेजेंटेशन है ये सब लोग ध्यान से अगर सुनी होगी तो इसको अप्लाई करें। और जिनको फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन है वही लोग ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिनको बैकवर्ड एक्सटेंशन में पेन है वो लोग नहीं करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग किसी को भी नहीं करनी है जिनको पेन है,
और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट में कि हम लोग डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इस वक्त रिस्क पर काम कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, विटामिन सी टैबलेट्स लेते रहिए, कोरोनल टैबलेट्स मार्केट में आ गई हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए ताकि हम भी बेफिक्र होकर आप लोगों को ट्रीट कर सके। सो थैंक यू आज के लिए। बाकी अगर कोई भी आपका बैक पेन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। रिचा, मैं चाहता हूँ आप जो है सेशन को आगे कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच सर। और मैं ये चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग या तो चैट बॉक्स में लिख दें या फिर अपना हैंड रेज कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको अनम्यूट कर दूं यहाँ से। जी, मैं इनवाइट करूंगी शर्मा जी को। सर प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी मैं शर्मा? पूछ रहा था कि ये आ रही है सर, धन्यवाद। वॉइस आपकी थोड़ी कम है सर। उनका सिग्नल बहुत लो है। वॉइस सिग्नल वीक होगा, कोई बात नहीं, चलने दो जैसा भी सिग्नल है। मैं ये पूछ रहा था, ये जितनी दर्द की दवाई हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। हेलो। ये जितनी दर्द की दवाई हैं, बेसिकली ये जहाँ दर्द होता है बेसिकली वो माइंड से कनेक्टेड है, माइंड को सुन्न कर देती हैं। जो नस हमारी दिमाग में होती है उसको ये एहसास होता है कि अब दर्द यहाँ नहीं है दवाई खाने के बाद, तो वो जो माइंड से रिलेटेड मेडिसिन वहाँ पहुँच जाती है। मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता हूँ, तो वो क्या कुछ दिक्कत नहीं करती? इसके अलावा कोई माइंड वगैरह में या किडनी पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं दिमाग पे भी असर डालती हो दर्द की दवाइयाँ? सर प्लीज, अभिषेक सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, मुझे वॉल्यूम को समझ नहीं आ रहा। सुरेंद्र जी का कहना है कि जो दर्द की दवाइयां हम लेते हैं ये कहते हैं कि किडनी पर तो असर करती ही हैं, लेकिन क्या इनका असर ब्रेन पर भी होता है? जी, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्ते करती हूँ सर, कैसे हैं आप? जो आप पूछ रहे हैं, देखिए इनका असर किडनी और लिवर पर तो होता ही है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक लेते रहेंगे तो ब्रेन पर भी इम्पैक्ट करती है। आप धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बैक पेन का सोल्यूशन बिना सर्जरी, बिना एलोपैथी मेडिसिन के भी हो सकता है। हमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता है कि अगर हमें पेन है तो हमें किसको अप्रोच करना है। तो अगर आप तो पेन स्टार्टिंग हुई है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दवाइयां ना लेकर फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें तो भी आपका पेन बिल्कुल सही हो सकता है। आप आइसिंग करें, आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करें और बिना किसी मेडिसिन का ठीक हो सकता है। मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद ही। 15 डेज पहले हार्डली एक पेशेंट आ रहे हैं जिनको सर्जरी रिकमेंडेड थी, लेकिन 15 डेज में उनका 90% पेन कंट्रोल हो गया है। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कुछ नहीं। मैं कभी अपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती। तो कोशिश करें कि मेडिसिन अवॉइड ही करें, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बॉडी में एडवर्स इफेक्ट तो होता ही है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक जनरल इंप्रेशन ये होता है कि जब भी जी 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 बोलिए। सबसे पहले एक्चुअली जनरल इंप्रेशन ये होता है कि वो, हेलो जी जी सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी? मैं कहता सबसे पहले जनरल, आवाज आ रही है सर? हाँ जी। हेलो जी आ रही है, आ रही है। था सबसे ज्यादा जनरल इंप्रेशन है, लोग बाग सबसे पहले दर्द में दवाई लेते हैं, फिर कहीं फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये दर्द की दवाई सुन्न करती है हमारे माइंड को ताकि हमें दर्द महसूस ना हो, तो मैं इसलिए मेरा ये प्रश्न था। देखिए जो दवाइयां होती हैं वो पेन किलर होती है बेसिकली, और कई बार वो स्टेरॉइड्स भी होती है। तो वो इतना हेवी पेन किलर होती है कि वो आपका पेन को कम कर देती है और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो दवाई आप खा रहे हैं, पेन किलर जो आप ले रहे हैं, वो आपका जो रूट कॉज है उसको खत्म नहीं करेगी। वो टाइम बीइंग के लिए पेन खत्म कर देगी और थोड़े टाइम के बाद फिर से पेन आएगा।
लेकिन हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब लोगों को पेन होता है तो वो उनका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो कोई मेडिसिन खा लें। लेकिन अगर आपने मेडिसिन खाई है और 2 दिन बाद आपका पेन थोड़ा सा नॉर्मल है, तो उसके बाद आप जरूर विजिट करें फिजियोथेरेपिस्ट को, जो भी नियर बाय हो, ताकि आपको लंबे समय तक पेन किलर्स ना खानी पड़े और आपका बिना उससे ही आगे के लिए हमेशा के लिए ठीक हो जाए 100%। सर जवाब मिल गया आपको? जी हाँ, मिल गया। थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे साथ सिमरन बत्रा जी हैं। सर मैं आपसे कहूंगी आप अपना सवाल करें प्लीज। मैम, मैं जब कनेक्ट कर रहा था जूम पे तो मैंने ऋचा जी से कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए करूंगा क्योंकि ऑफिस हूँ, पर ये इशू क्योंकि डायरेक्टली मुझे कंसर्न कर रहा था तो मैंने सारी अटेंड करी है। सुरभि मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। पर ये एक तो आइसिंग कैसे करनी है जी, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं सुबह उठता हूँ तब बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, उसके बाद कुछ बेटर हो जाता है चलते हुए। थर्डली, कि जैसे वॉक रिकमेंडेड होती है, मैं थोड़ा ब्लड प्रेशर भी रहता है, तो वॉक करना भी इतना मुश्किल हो गया है कि काफ स्टिफ हो जाता है। डज दिस टेल मी कि ये स्लिप डिस्क का कुछ इंडिकेशन है? जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं, स्लिप डिस्क का अगर आपको खुद ही चेक करना है कि घर में खुद ही आपको चेक करना है कि स्लिप डिस्क इंडिकेशन है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए, बिल्कुल हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करी। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करने में आपको पेन आ रहा है, ये चेक करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप बैकवर्ड एक्सटेंशन करें इस तरीके से, पीछे जाने में अगर आपको आराम आ रहा है और फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको पेन आ रहा है, दैट मींस कि स्लिप डिस्क की शुरुआत हो चुकी है। ये तो आप मैम मुझे तो फिर एग्जामिन कर सकती हैं खुद को। हाँ मैम, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा लगता है। और दूसरी बात आइसिंग की रही, आइसिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आइसिंग कैसे हो सकती है। इस तरीके से मार्केट में आइस पैक आते हैं, मेरे पास फ्लेमिंगो का है क्योंकि मैं इसी पर ट्रस्ट करती हूँ। आप लोग कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसमें ये 2 चीजें होती हैं, ये लार्ज साइज है और ये कंफर्टेबल होता है इतना। इसको आप फ्रीजर में रखेंगे और फ्रीजर ही इसकी जगह, इसका घर है। जब आपका यूज हो गया तब भी आप फ्रीजर में ही रखेंगे, जब आपको जरूरत है आपने फ्रीजर से निकाला, इसका ये कवर है, आपने इस कवर में डाला, एंड दिस इज दी वेलक्रो स्ट्रैप। आपने इसको बांधा अपने वेस्ट पे, और आप इसको बांध के, जो लेडीज हैं वो घर का काम भी कर सकती है, इसको बांधकर आपकी आइसिंग भी होती रहेगी और साथ ही साथ में आपका जो पेन है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो बेस्ट आइसिंग का तरीका बैक के लिए आइस पैक ही है। मैम, काफ मसल्स का टाइट होना ड्यूरिंग वॉक, काफ स्ट्रेचिंग मस्ट है, मतलब काफ स्ट्रेचिंग जिसको नहीं भी पेन है हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी काफ मसल होती है, दे आर दी सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी। हार्ट है, वो दिल है, अगर वहां पर ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्रॉपर मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो पेन कभी ठीक नहीं हो सकता। तो काफ स्ट्रेच तो करना ही करना है। काफ स्ट्रेच मैंने इमेज में भी दिखाया है, प्रेजेंटेशन में भी, कि किस तरीके से करना है। अगर घर में रैंप है इस तरीके से, तो आप अपना पैर रख सकते हैं, तो उसमें भी आपकी काफ मसल स्ट्रेच होएगी। उसमें शायद आपने ये बताया कि आगे वाला पैर सीधा रखना है हील पे और दूसरा वाला टोज पे। जी जी। Thank you so much, Survi ma'am. It was a pleasure talking to you, and I hope I'll be seeing you soon. Thank you, sir. Sure, sure. Yeah. थैंक यू सो मच सिमरन जी। Thank you, Richa ji. चिंतन हमारे साथ हैं। चिंतन, आपका कोई सवाल है आप पूछिए प्लीज। हेलो, हाँ जी पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सुरभि मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं एक्टिवा चलाती हूँ तो मेरे यहाँ बैक में पेन होता है। ओके। ये बहुत पेन करती है। ये पेन की प्रॉब्लम आपको कब से है? नहीं, ऐसे कभी पेन नहीं होता है। बेसिकली जब मैं एक्टिवा चलाती हूँ तभी, सब ड्राइविंग करती हूँ तभी होता है। ड्राइविंग के टाइम पे ना बेल्ट यूज करिए, क्योंकि वो जर्क पड़ता है और आपकी बैक मसल्स वीक होंगी, जिसको मैंने बोला था कोर मसल्स हैं।
है ना। Okay. उनका स्टेबलाइजेशन, उनको स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम लेडीज में प्रॉब्लम आती है कि एब्डोमिनल और बैक मसल्स वीक होती हैं। तो अगर आपका ज्यादा ड्राइविंग का काम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ड्राइविंग के टाइम पे आप लंबर बेल्ट वेयर करो, ताकि जर्क ना पड़े और आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना। बाकी जो मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस बताई है, इसे आप डेली बेसिस पर अगर करेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मंजू वासुदेवा मैम है, आपका कोई सवाल है मैम, प्लीज पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। यस सुरभि मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मुझे 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है मोबाइल लेके। तो मुझे वैसे बैक पेन नहीं है, नेक पेन नहीं है, सिंपल चक्कर से आते हैं, जैसे लगता है पूरा घूम गए, बस चक्कर आ रहे हैं। कर आते हैं। ओके हाँ जी, बस। और फिर ऐसे लगता है कि अब लेट जाऊं, फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, फिर चक्कर आने लग जाते हैं, बस सिर्फ चक्कर आते हैं, पेन कहीं नहीं है। तो मुझे बताया गया कि इट्स सर्वाइकल, इज इट सर्वाइकल? ये सर्वाइकल ही है मैम। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा, जैसे हर इंसान की बॉडी अलग है, इसीलिए हर इंसान के सेम प्रॉब्लम के, सेम कंडीशन के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को पेन से शुरुआत होती है, कुछ लोगों को चक्कर से शुरुआत होती है। तो अगर आप टीचर हैं और आपको 2-2.5 घंटे बैठ के वर्क करना है, सबसे पहले तो ये चीज सबके लिए है, जिन्हें प्रॉब्लम है या नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको कहीं भी पेन है, एट अ स्ट्रेच 20 to 25 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं बैठना है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाइए, एक राउंड मार लीजिए, पानी पी लीजिए, और अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए। मतलब एवरी हाफ एन आवर में आपको मूवमेंट तो देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लो वैसे भी आराम नहीं आने का, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट होना लगातार बहुत जरूरी है। आप लंबे समय तक अगर उन्हें रेस्ट दे दोगे तो वो रेस्ट पे ही चली जाती हैं एक्चुअली। तो अगर आपको जैसे सर्वाइकल, इसका चक्कर आने की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली जैसे मैंने अपने लास्ट उसमें भी बताया था, शोल्डर की एक्सरसाइजेस आप इस तरीके से एवरी हाफ एन आवर आप ये पढ़ाते हुए कर सकते हो। स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो लाइव जूम पे, आजकल चल रही है क्लासेस, तो भी आपने बीच में कर लिया, स्टूडेंट्स को भी बोला वो भी करें, नॉर्मल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये करें, और सिंपल शगिंग, ये 2 एक्सरसाइज एंड आइसिंग आपकी स्टिफनेस की प्रॉब्लम को दूर कर देगी। प्लस एक चीज और, एक आपने हैंड टॉवल लिया और उसको आपने नेक पे डाला। जब आप नेक में डालेंगे तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। ठीक है मैम, क्लियर हो रहा है ना? बस इतना, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेंगे तो आपकी स्टिफनेस वाली प्रॉब्लम तो चली जाएगी, लेकिन जो चक्कर वाली प्रॉब्लम है उसके लिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। थैंक यू। ओके, आई विल कम। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू मंजू मैम। मेधावी जी हैं हमारे साथ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी चिंतन जी, क्लिनिक ओपन है। मेधावी जी आप अनम्यूट, हाँ हाँ बोलिए। मेरे लेफ्ट साइड में आवाज आ रही मैम? हाँ जी आ रही है। आप सुन अच्छा, मेरे लेफ्ट साइड में ये यहाँ पर दिस साइड फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। Okay. उसके लिए मैं क्या करूं? जैसे मैं कॉम नहीं कर पाती, सिर पे हाथ मेरा नहीं जा पाता, समझ रही हैं आवाज? आप मेरी लास्ट वीडियो में थी, आप हमारे साथ लास्ट सेशन में? हाँ मैं नहीं थी, मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था तब, क्योंकि हमने सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर करा था। तो हाँ। रिचा मैम, क्या आप फ्रोजन शोल्डर की वीडियो मैम को फॉरवर्ड कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना मैम, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक अपने आप में अलग ही डिफरेंट काफी ह्यूज टॉपिक है, तो वो करना होगा। उस वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइजेस मैंने डेमो देके खुद से बताई हुई है, और आप उसको करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरा नंबर आप रिचा मैम से ले लीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा पर्सनली, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू लक्ष्मी दीदी। अंशु जी आप अपना सवाल कर सकती हैं।
हेलो सुरभि मैम, हेलो। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी। हाँ मैम, जैसे मैं इस टाइम बैठी हुई हूँ, मेरे कई बार होता है मेरे बैक में इस यहाँ नेक में इस जगह पेन होता है, होते होते सिर में, और फिर नाक में इस जगह होने लगता है तेज, अभी भी जैसे मुझे हो रहा है। तो क्या ये सर्वाइकल है? मैम देखिए, जो नेक से सिर में जा रहा है वो तो सर्वाइकल है, लेकिन अगर नोज की भी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं साइनसेस की भी प्रॉब्लम है आपको, ईयर से भी रिलेटेड है ये, तो एक बारी ईएनटी को आपको दिखाना पड़ेगा। नेक का पेन हम ठीक कर देंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच अंशु जी। और किसी का कोई सवाल है? शोभा जी, आपने हैंड रेज किया था। आई थिंक उनका नेट, हाँ शोभा जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है, पूछिए। आ गई है जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था कि जो बोन्स में मैं जब नेक की एक्सरसाइज करती हूँ बैक साइड से, तो मुझे नेक में बहुत ज्यादा पेन होता है और एक अलग तरह की आवाज निकलती है। जैसे आपने पहले भी बताया था मुझे कि उसके लिए मुझे कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो क्या हम केवल फूड सप्लीमेंट से इसको कवर नहीं कर सकते? क्या डिड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो चुका है जिसको हमें मेडिसिन से ही कवर करना है, या हम सिंपल फूड से भी कर सकते हैं? आप बिल्कुल फूड सप्लीमेंट से कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी फूड सप्लीमेंट ही देती हूँ अपने पेशेंट्स को। मेडिसिन के लिए मैं रिकमेंड कभी करती ही नहीं हूँ। फूड सप्लीमेंट अगर आपको लेना है तो आप न्यूट्रलाइट का है, आमवे के प्रोडक्ट्स हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया, कई सारी कंपनीज हैं, जो भी आपको सूटेबल हुए आप वो ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट के थ्रू ही आप ठीक करिए। जो आवाज आती है कड़ की, जिसे हम बोलते हैं क्रेपिटस, ठीक है, क्रेपिटस होता है जब दो बोन के बीच में जो मैंने फ्लूइड होता है, ये ग्रीस जो होती है, ये जब कम हो जाती है और एक बोन दूसरी बोन से आपस में रगड़ खाती है, जब वो आपस में ऐसे करके रगड़ खाएगी, तो वो जो रगड़ खाने की जो आवाज है, वो आवाज होती है जो लोगों को फील होती है। तो इसमें कैल्शियम की कमी और साथ में फ्लूइड की कमी, दोनों की कमी से होता है। अब इसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं? आपको कैल्शियम लेना होगा, विटामिन डी लेना होगा और ग्लूकोसामीन लेना होगा। ग्लूकोसामीन मस्ट है, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ये एक प्रोटीन होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो कि ग्लूकोसामीन से ही बनता है। तो ग्लूकोसामीन आपको ऐड करना होगा फूड सप्लीमेंट में। ग्लूकोसामीन के नाम से ही सब फूड सप्लीमेंट आता है, वो आप ले सकते हैं। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी है मुझे कि जब मैं शुरू में एक्सरसाइज कर रही थी तो मुझे नीज में भी इस तरह की आवाज आ रही थी, और भी कई जो मेरे जॉइंट्स थे वहां मुझे ये इस तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज करती गई, फॉर द 2-3 मंथ्स मैंने कंटिन्यू किया, तो वो धीरे धीरे कम होता गया। मतलब कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट है और उसके बाद मुझे उतना ज्यादा पेन नहीं होता, सब कुछ ठीक हो गया नॉर्मल। लेकिन जो मेरा नेक वाला पोर्शन है उसमें अभी भी ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो क्या यदि मैं अपनी बैक साइड बेंडिंग और एक्सरसाइज करती हूँ तो उससे भी मुझे जल्दी इस तरह का फायदा पहुंच सकता है, या सप्लीमेंट लेने ही होंगे? दोनों चीजें ही। देखिए, फूड सप्लीमेंट जो कमी है बॉडी में उसको पूरा करेगी, एंड जो एक्सरसाइजेस आप करोगे उससे आपकी मसल्स स्ट्रेंथ होगी। तो एक्चुअली मसल्स ने ही बोन्स को होल्ड करा हुआ है, मसल्स ने ही बोन्स को पूरा कवर करा हुआ है। तो हमें दोनों की जरूरत है, हमें मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है और बोन्स का जो फूड है उसे भी लेना है, दोनों ही चीजें लेनी है। तो आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं और सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जी मैम। मैम, ये जो सबसे लास्ट वाली बोन है जो डायरेक्ट स्कल से जुड़ी हुई होती है, वहां पर बहुत ज्यादा आवाज है। मतलब जो बाकी बोन्स हैं जो 7 होती हैं उनमें उतना ज्यादा नहीं है,
लेकिन जो डायरेक्ट स्कल से जुड़ी हुई है वहां पर बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका इफेक्ट कुछ चक्कर आना या सिर से ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आगे ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल कभी कभी मुझे चक्कर भी आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था बोर्ड पे, पूरा वर्टेब्रल कॉलम की सेम यही एनाटॉमी होती है। तो अगर आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन है। और अगर अभी नहीं है, तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आ सकती है। तो इसलिए अभी से ही आप प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो, और पोस्चर को ठीक रखना है, फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है। और यहाँ पर आइसिंग भी कर सकते हैं मैम? आइसिंग भी करनी है, जहां पर भी आपको पेन है, नेक में, बैक में, नीज में, आप आइसिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शोभा मैम अपने सवाल के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आशु सिंह हैं। इन्हें कुछ सवाल पूछना है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मुझे लास्ट 3 मंथ से ना लेफ्ट फिट में ना साइटिका का पेन है। तो एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ, बट मुझे कुछ ज्यादा बेनिफिट लग नहीं रहा इसमें इम्प्रूवमेंट ना। तो वॉकिंग कर सकते हैं इसमें साइटिका में? मैम देखिए, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा है तो आपको थेरेपी सेंटर विजिट करना पड़ेगा नियर बाय, जिसमें आपको ट्रैक्शन दिया जाएगा। क्योंकि अगर पेन बहुत ज्यादा है तो आपको सिंपल केवल एक्सरसाइज से आराम नहीं आएगा। आपको ट्रैक्शन मशीन एक होती है, वो मस्ट है शार्टिका और स्लिप डिस्क के पेशेंट के लिए। अगर पेन बढ़ चुका है, अगर पेन इनिशियल स्टेज पर है तो आप उसको घर पे ही कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर बढ़ चुका है एंड नंबनेस की प्रॉब्लम, झंझनाहट, सुनपन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो जब तक नर्व रिलीज नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर लोगे, पेन ठीक नहीं होगा। ओके, हाँ, नमनेस तो है इसमें, बहुत ज्यादा है नमनेस। नंबनेस है तो आपको ट्रैक्शन की जरूरत है मैम। और एक्यूप्रेशर इसका नहीं है, इसका ट्रीटमेंट उसमें नहीं है, थेरेपी ही होगी इसकी? मैम एक्यूप्रेशर से कितना रिजल्ट मिलेगा मैं उसके लिए श्योर नहीं हो सकती। मैं तो अपने प्रोफेशन के लिए कह सकती हूँ। ओके, यू मीन टू से दैट थेरेपी इज मस्ट फॉर दिस पेन? या क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत कर चुके, लेकिन मुझे लगा नहीं कुछ भी इसमें ना रिलीफ नहीं आ रहा मेरे पेन में। उससे आपकी मसल स्ट्रेंथन होगी, लेकिन जो रूट कॉज है, जो नर्व दबी हुई है, उस नर्व को रिलीज कैसे करेंगे? वो नर्व रिलीज आप खुद से नहीं कर पाओगे। ओके, ऑलमोस्ट कितने मंथ्स के लिए मतलब ये थेरेपी करनी पड़ेगी? अगर स्टार्टिंग स्टेज होती है तो 1 मंथ से 2 मंथ्स तक लग जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं कंप्लीटली 100% ठीक होने में। ओके, हाँ, डॉक्टर ने माइनर साइटिका ही बोला है फिलहाल मुझे ना इस चीज के लिए। अच्छा, तो बियरेबल है पेन। हाँ, लेकिन यह है कि इतना ही है, स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बट है नमनेस तो बहुत ज्यादा है। MRI आप शेयर कर लेना, MRI देखकर एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या कंडीशन है और कितना टाइम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आशु। सुरेंद्र सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे पूछना था, मुझे ये पूछना था, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा सर, वॉइस थोड़ी। मैडम मुझे ये पूछना था कि जो ऑर्थोपेडिशियन है वो ये कहते हैं जो गर्दन में एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन की लेफ्ट प्रेशर, राइट प्रेशर, फ्रंट लेफ्ट प्रेस करके, कहते हैं कि वो गर्दन को गाड़ लेते हैं। ऑर्थोपेडिशियन का ये कहना है, आपका क्या कहना है? क्या गर्दन को क्या कर लेते हैं? गर्दन को खराब कर लेते हैं वो एक्सरसाइज करके, जो गर्दन की एक्सरसाइज लेफ्ट राइट प्रेशर डाल करके या फ्रंट लेफ्ट करके करते हैं वो एक्सरसाइज। हाँ जी, ये वाली और ऊपर वाली, नीचे वाली, ये वाली, ये और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करती। मेन जो है वो आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर लगाना होता है, हाथ से पीछे और सिर से आगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं साइड में। लेकिन ये वाले मूवमेंट जो बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल इंसान है, जिसको कोई पेन नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है पेन की, वो ना करे, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है उसका ऑलरेडी फ्लूइड कम होना शुरू हो गया, और ऐसे करने से उस पे जोर ज्यादा पड़ता है। जो हमारी नेक की बोन्स और मसल्स है उस पे ज्यादा जोर पड़ता है और चक्कर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक को या फिजियोथेरेपी को अप्रोच करना चाहिए इसके करने से पहले। केसेस ऐसे बिगड़ जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता। ये मेरे सामने का किस्सा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ।
थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। सिमरन बत्रा जी ये कुछ पूछना चाहते हैं जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सुरभि मैम, सॉरी आई लेफ्ट द मीटिंग, पर आपकी बातें दिमाग में चलती नहीं तो एक दो क्वेश्चंस है। आई एम सॉरी, मैं फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ऋचा जी, यू डोंट माइंड आई सपोज? आप लोगों के लिए ये सेशन है। जी मैम, एक तो मैं ये समझना चाह रहा था, डोंट माइंड अबाउट इट, व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड टाइम इन्वॉल्व, क्योंकि फैक्ट्री से ऑफिस से टाइम निकाल पाना प्लस कॉस्ट तो जरूरी होती है जाननी, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग पाठ करते हैं घर में तो नीज क्रॉस करके बैठते हैं, एडवाइजेबल है कि नहीं? क्योंकि उसके बाद दर्द थोड़ा बढ़ता है और गोज टू दी हिप। नंबर 3, अगर हम फिजिशियन पे जाते हैं या सर्जन पे जाते हैं तो वी आर अवेयर कि वो कैसे ट्रीट करता है। एटलीस्ट माई सेल्फ इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट के फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है। ओके, आई एम सॉरी, आई हैव पुट मेनी क्वेश्चंस अक्रॉस। नहीं, सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब दे देती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपको किसी को भी इनफैक्ट स्लिप डिस्क, शाटिका या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उसे क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी चाहिए, आलती पालती बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो प्रॉब्लम बढ़नी ही बढ़नी है। फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग हुएगी तो आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले लो, आपको आराम मिलना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो क्रॉस लेग सिटिंग तो आपको नहीं करनी है सर। आप कोई हाई चेयर या स्टूल लेकर आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जमीन पे नहीं बैठना है। स्लिप डिस्क वाले पेशेंट जमीन पे नहीं बैठ सकता। मैम, कोई ऐसा सिस्टम है जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ना मुड़े? अल्टीमेटली होता क्या है, वी आर सो यूज्ड टू इट कि वो लिखने के लिए या पढ़ने के लिए स्लोली स्टेडली वी टेंड टू बेंड फॉरवर्ड। तो या कोई जैसे जी बोलिए, या कोई ऐसी चीज आती हो विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड, या खुद ही ट्राई करना होता है? टेबल टॉप यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हैं कई सारे फ्लेमिंगो में सारे ऑर्थोसिस आते हैं, ब्रेस आते हैं जो आपका पूरा इस तरीके से टाई अप हो जाता है आगे पीछे से। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि हम आप जो है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो वो आपको स्ट्रेट रखेगा, आपकी खुद की मसल्स वर्क नहीं करेंगी। तो आप एक प्रॉब्लम को और इनवाइट कर रहे हो। इनवाइट कर लेंगे इसलिए ही आपको थोड़ा सा तो देखिए पोस्चर ठीक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कॉस्ट इन्वॉल्व क्या रहती है मैम? हाँ जी, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट क्या से क्या होती है? लाइक वी से कि बाईपास के लिए गए तो तकरीबन इतना होता है। जस्ट फॉर माय अवेयरनेस, अगर आप बता सकते हो, अगर नहीं बता सकते हो तो फेयर इनफ, मैं पर्सनली पूछ लूंगा। जी मेरा नंबर है इसमें, अभी शेयर भी कराया है कुछ लोगों ने, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू अगेन। ऋचा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ हर्षिता यादव जी जुड़ चुकी हैं। हर्षिता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मेरे लेफ्ट पाँव में, मतलब बिल्कुल जो एक होता है ना पाम से ऊपर की तरफ, मुझे फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम है और उसका मैंने एक्सरे भी करवाया, तो उसमें फ्रैक्चर तो डायग्नोज नहीं हुआ, पर रेगुलर मुझे पेन है। एक्चुअली वो कहते हैं ना पाँव और मतलब उसके बीच का एरिया जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ बिल्कुल हड्डी साइड होती है, आपकी बोन होती है, तो उसमें इतना ज्यादा मुझे पेन है कि अभी मैंने एक फिजियो घर पे भी बुलाए थे, कुछ एक्सरसाइज मुझे वो बताकर गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ उससे अल्ट्रासाउंड कुछ बोल रहे थे कि आप वो करवाइए, तो मतलब वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली मुझे पेन क्यों हो रहा है वो। तो उसके लिए कुछ बेसिक जो एक्सरसाइज होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हॉस्पिटल जाने से आजकल डर लगने लग गया है, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज अगर आप मुझे ना प्रिस्क्राइब करें तो मेरे लिए काफी है ना बेनिफिशियल हो जाएगा वो। क्योंकि मुझे ऐसा हो गया है कि मैं अगर बैठ भी नहीं सकती हूँ, नीचे बैठ गई तो फिर वो मेरा मतलब मैं चल नहीं पाती हूँ, प्रॉपर वॉक नहीं हो पाती, मेरी इतना पेनफुल रहता है। आपके राइट फुट में पेन है? लेफ्ट फुट में पेन है, और जो फिंगर्स है ना उससे आप ऊपर की तरफ आएंगे और एक बोन होती है साइड के अंदर, मतलब आप कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मैं आपको एक्सरे सेंड करूंगी। ठीक है, तो उसमें शायद आप समझ पाए कि है ना वो साइड के अंदर एक बिल्कुल मिडिल के अंदर एक बोन है, जिसे जरा सा भी मैं ना टच करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्रैक्चर है। इस चक्कर में मैंने एक्सरे भी करवाया, तो फ्रैक्चर तो है नहीं उसमें, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि अदरवाइज आप चलने में और उसमें मुझे वॉक में बड़ी दिक्कत होती है।
मैम मैं आपको एक्सरसाइज अभी ऐसे तो पैर की एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, तब आपका केस डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको इजीली सारी चीजें बता पाऊंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं इतना बता देती हूँ, फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे आपने स्मॉल एक बकेट लिया, उसके अंदर आपने ठंडा आइसी वाटर डाला जितना आपको कंफर्टेबल है, और उसमें आपने अपना पैर डिप करके जितने भी आपके जैसे टोज हैं, फिंगर्स हैं, टोज हैं और एंकल मूवमेंट, जो भी हमारे नॉर्मल जॉइंट के मूवमेंट हैं फुट के, उस मूवमेंट को आपको उसमें करना है, एंड ये आपको 15 मिनट्स के लिए दिन में 3 बार करना है। ओके ओके, ठीक है, मतलब 1 टाइम 3 times in a day for 15 minutes. ओके ओके, ठीक है, विल डू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू हर्षिता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ऋचा जी। थैंक यू। डॉक्टर सुरभि, कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे ऑडियंस के, उसमें से कुछ ये हैं कि क्या अगर बैक पेन है तो हमें अपनी मोबिलिटी को लिमिट कर देना चाहिए? क्या अगर बैक पेन है तो मोबिलिटी को लिमिट कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अपने आप को बिल्कुल भी लिमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको मूवमेंट प्रॉपर रखना है, लेकिन मूवमेंट कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर एक एक्सपर्ट एडवाइस से ही आपको पता चलेगा। तो जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, क्रॉस लेग सेटिंग नहीं करनी है, कुछ चीजें हैं जिनको लिमिट करना है, बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। वॉकिंग, अगर कोई स्टार्टिंग बिल्कुल स्टैटिक का स्लिप डिस्क का अगर स्टार्टिंग केस है, तो अगर आप जो मैंने एक्सरसाइजेस अभी बताई हैं, अगर आप वो करोगे और 1 हफ्ते के बाद आप वॉक करना शुरू करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, डे 1 से आप सोचे कि मुझे दर्द है और मैं वॉक कर लूं और उससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर आप दर्द में भी वॉक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेस उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो मूवमेंट को लिमिट एज सच नहीं करना, लेकिन हाँ, करेक्ट मूवमेंट्स करने हैं, रॉन्ग मूवमेंट्स को लिमिट करना है ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और है मैम, इफ एनीबॉडी इज गोइंग फॉर अ बैक सर्जरी, तो इज देयर एनी रिस्क ऑफ पैरालिसिस? जी बिल्कुल, 90% चांसेस आर देयर। ओके, तो उसका क्या मतलब ऑल्टरनेटिव हम कर सकते हैं, यही एक्सरसाइजेस एंड ऑल? जी जी, देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है कि वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है, स्टेज मतलब अगर स्लिप डिस्क का स्टेज 4 है, और अगर आपका ब्लैडर, यूरिन और ब्लैडर पर प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वो कंट्रोल हो सकता है। एमआरआई देखकर और एग्जामिन करके ही पेशेंट को एग्जैक्टली मैं ये बता पाऊंगी कि वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है कि नहीं। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें ये होता है कि सर्जरी रिकमेंडेड है, सर्जरी रिकमेंडेड है, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर फिजियोथेरेपी मिले, तो बिना सर्जरी के बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। आप लोग मेरा गूगल पेज जाकर उसमें रिव्यू पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। हमें हमेशा पहले विदाउट सर्जरी अगर ठीक हो सकती है चीज, तो वो ऑप्शन लेना चाहिए। सर्जरी तो हम कभी भी करा सकते हैं, आज या 1 महीने के बाद। ओके, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन मैम हमारे चैट बॉक्स में है कि कैन वी क्योर स्टेज 4 स्लिप डिस्क थ्रू फिजियोथेरेपी? जी, मैंने बताया ना, स्टेज 4 में भी डिपेंड करेगा कि क्या सिम्टम्स आए हुए हैं। अगर हमारे पास ब्लैडर और यूरिन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो 90% केसेस में ठीक हो जाता है। ओके मैम, एक क्वेश्चन ये आता है कि डज मिल्क एक्चुअली मेक योर बोन स्ट्रॉन्गर? देखिए, मिल्क आपको स्ट्रॉन्गर तब बनाएगा जब आपकी बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट होगा। अगर विटामिन डी की कमी है तो आप मिल्क जितना मर्जी पी लें, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब होना है तो साथ में विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर कैल्शियम चाहते हैं कि अच्छा एब्जॉर्ब हो। ओके, अच्छा मैम, अगर बैक पेन है तो क्या अगर हम ग्राउंड पे लेटते हैं तो इट बेनिफिट्स? मैं तो देखिए नहीं रिकमेंड करती, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड पर्सनली कि ग्राउंड पर लेटें, क्योंकि हमारे को जो बेस चाहिए लेटने के लिए, दैट शुड बी फर्म। हमारे जो मैट्रेस होते हैं, जो गद्दे होते हैं, वो भी ना ही सॉफ्ट होने चाहिए ना ही हार्ड, दैट शुड बी फर्म, FIRM, जिसमें आपकी बॉडी को कंफर्टेबल, जो आपकी स्पाइन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उसमें बिल्कुल धस जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको चुभे। तो ग्राउंड में वो तो चुभेगी, तो उसकी वजह से पेन बढ़ने के चांसेस रहते हैं।
लेकिन मैम जो हार्ड बेड होता है या मैट्रेसेस होते हैं उसमें मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि इट रिलीव्स मतलब पेन में रिलीफ मिलता है एज कंपैरिजन टू दी सॉफ्ट मैट्रेसेस। बिल्कुल, सॉफ्ट बेड तो देखिए बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा नुकसान देता है। आप हार्ड बेड भी नहीं, नॉर्मली हम लोग फर्म बेड यूज करते हैं, FIRM। ओके। तो हार्ड से और सॉफ्ट के बीच का होता है, नॉर्मली वही यूज करना चाहिए। सॉफ्ट बेड में तो आपका पेन 100% बढ़ेगा। मैम मैं चाहूंगी अगर कुछ इसके पहलू कुछ भी रह गए हो तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, so दैट अगर कुछ भी इसमें रह गया है, कुछ भी क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहा है तो वो भी कवर हो जाए। और मैम कुछ मेजर पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए जो लोगों को ध्यान में रखने हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जो ध्यान रखे हैं। जी बिल्कुल, थोड़े से की पॉइंट्स मैं बोल देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन जिनको पेन है नहीं है। एक तरीका होता है जो कि मैंने PPT में भी शो किया, हमेशा अगर नीचे से कुछ भी उठाना है तो नीज बेंड करेंगे तब उठाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सोते हुए उठ रहे हैं, मतलब कि जब आप लेटे हुए हैं बेड पे और आपको उठना है, तो हमेशा आप सबसे पहले साइड लाइन पोजिशन में आएंगे, करवट लेंगे, लेग्स दोनों नीचे करेंगे और उसके बाद अपने एल्बोज और हैंड का इस तरीके से सपोर्ट लेके तब आप उठेंगे। ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीजें, अगर कोई इसका भी ध्यान रखता है तो शायद पेन की प्रॉब्लम ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की एवरी 20 to 25 मिनट्स या 20 से 25 मिनट या फिर मैक्सिमम आधे घंटे में आपको अपना पोस्चर चेंज करना ही करना है। बैठे हैं तो उठ जाएं, एक राउंड मार लें, वॉक कर लें, या अगर वॉक कर रहे हैं तो बैठ जाएं। आधे घंटे में जिनको प्रॉब्लम है ये चीज उनके लिए है, उनको करनी ही करनी है, और जिनको नहीं है प्रॉब्लम उन्हें भी थोड़ा सा मूवमेंट करते रहना है। काफ मसल स्ट्रेचिंग एंड hamstring stretching is must for all of us including me। जिनका भी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है या जिनको पेन की प्रॉब्लम है, काफ स्ट्रेचिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग ठीक से करनी ही करनी है। इसके बिना अगर आप ये 2 एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं तो वो बेकार है। तो ये सारी चीजें करनी ही करनी है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइसिंग, रोल ऑफ आइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। रोल ऑफ आइसिंग, जब हम आइसिंग करते हैं तो वो आपकी स्वेलिंग और पेन दोनों को खत्म करता है। अगर हम हीटिंग की बात करें तो हीटिंग खाली पेन को खत्म करेगा, स्वेलिंग को नहीं। जब हम आइसिंग करते हैं तो आपकी जो वेसल्स हैं वो सबसे पहले कंस्ट्रिक्ट होती है, नैरो होती हैं। तो जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होंगी वहां से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और वो स्वेलिंग को खत्म करेगा। जैसे ही वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है इमीडिएटली उसके बाद वेसो डायलेशन होता है। तो जैसे ही वेसल्स डायलेट करेंगे उसमें ब्लड फ्लो रश करेगा और वो पेन को खत्म करेगा। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन इज फॉलोड बाय वेसो डायलेशन। तो इसलिए आपको हमेशा आइसिंग करनी चाहिए, मैक्स मतलब समर्स में तो आइसिंग ही करनी चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसका आप ध्यान रखिए तो आपको पेन नहीं होगा। मैम एक चीज और पूछनी है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर बैक पेन है तो साथ में चेस्ट पेन भी अगर है हो सकता है? इज इट रिलेटेड विद बैक पेन अगर दोनों चीज साथ हो रही हैं? दोनों चीजें साथ हो भी सकती है, नहीं भी, इट ऑल डिपेंड्स कि अगर किसी की रिब्स की मसल्स वीक हैं जो कि आपके लंग्स के एरिया को कवर कर रही हैं, अगर वो आपकी वीक हैं और आपको स्नीजिंग में, कफिंग में, रेस्पिरेशन में पेन होता है तो हमारे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि अगर किसी की चेस्ट की मसल्स वीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है और साथ में उनको बैक पेन भी आ रहा है, तो एक्चुअली एक मसल दूसरी मसल से अटैच्ड है, तो वो पेन जो है मिक्सअप होके ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो इसलिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट है। मॉर्निंग में और इवनिंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, ये सब कुछ जरूर करें। ओके, एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ है ये अभी 2-3 दिन पहले। एकदम अचानक से ही ऑल ऑफ अ सडन आई हैड पेन इन माय बैक एंड चेस्ट, तो एक साथ मुझको पेन हुआ। ओके, मैंने मूवमेंट भी काफी किया। बैक में आप लोअर बैक कह रहे हो या फिर थोरेसिक रीजन? आई मीन टू से बैक ऑफ चेस्ट रीजन। मैम चेस्ट के बिल्कुल बैक, मतलब चेस्ट। इसमें कंडीशन होती है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ये जो कंडीशन होती है, ऑस्टियो इज बोन एंड कॉन्ड्रा इज कार्टिलेज। तो जो आपकी रिब्स की मसल्स जो अटैच हो रही है बोन पे जाकर, वो लिगामेंट, टेंडन, इसके थ्रू अटैच होती है। तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब पेन होता है, और ये पेन
मेनली विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ही होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट आप लेना शुरू कर दो इमीडिएटली, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दो, आपको विद इन अ वीक रिजल्ट दिख जाएगा। ओके, दैट मीन्स अगर एकदम होता है तो एट इंस्टेंट मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज उस समय करनी चाहिए? जी बिल्कुल, नहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप रेगुलर शुरू ही कर दो। रेगुलर आई विल डू, बट उस समय क्या मैं एकदम करूं कि मुझे रिलीफ मिल जाए? हीटिंग हॉट पैक, सॉरी हॉट पैक, गरम की सिकाई, चेस्ट एरिया पे आइसिंग कभी नहीं करनी, गरम की आप सिकाई करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप शुरू कर दो। कैल्शियम विटामिन डी आप लेना शुरू कर दो तो धीरे धीरे वाली प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, किसी और के क्वेश्चंस रह गए हैं क्या? नहीं, आई थिंक सबके क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अच्छा, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। जी सर। मैम, मेरी बेटी जो है कई बार ये कंप्लेन करती है, जैसे जिस दिन वो खेलती है काफी, तो रात को अपने, और शायद ये बचपन में हमने ये फील किया कि रात को वो अपने पैरों में बहुत पेन महसूस करती है। तो क्या विटामिन डी की कमी है, या जो विटामिन डी वगैरह सब हम बच्चों को भी दे सकते हैं? सर मेनली बच्चे के लिए प्रोटीन की कमी होगी अगर वो ऐसा कंप्लेन कर रही है। एक्चुअली प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम में से शायद कोई भी प्रोटीन डाइट पूरी लेता ही नहीं है। हमारा जितना केजीज में वेट है, अगर सपोज करिए किसी का 50 केजीज वेट है तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बच्चा है, अगर बच्चे का 15-18 केजीज वेट है तो 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है आपका वो सेल बिल्डिंग करता है और बच्चा ग्रोइंग स्टेज में है तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। तो प्रोटीन पाउडर आप दे सकते हैं। आई विल ओनली रिकमेंड प्रोटीन पाउडर ऑफ न्यूट्रलाइट। मैं अपने बेबी को, क्योंकि वो भी छोटा है, तो उसको मैं न्यूट्रलाइट आमवे का ही चोको ड्रिंक आता है और मैंने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, तो प्रोटीन पाउडर आप वो दे सकते हैं। साथ में इसमें च्यूएबल टैबलेट्स भी आती हैं न्यूट्रलाइट आमवे में, वो भी आप बच्चे की कोई भी एक सप्लीमेंट आप शुरू कर सकते हैं, एनी च्यूएबल टैबलेट। मतलब मल्टीविटामिन भी आती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आते हैं, तो बहुत सारे उनके आते हैं च्यूएबल टैबलेट्स जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं। वो एक ऐसी कंपनी है, तो आप बच्चे के लिए वो रिकमेंड कर सकते, मतलब वो ले सकते हो। लेकिन प्रोटीन पाउडर मस्ट है, आप दूध में प्रोटीन पाउडर जरूर दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। रिचा, एक और क्वेश्चन है। पारुल आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए। एक्चुअली मैम मैं विटामिन डी डेफिशिएंट हूँ और उसकी वजह से इस बार मैंने टेस्ट कराया तो थोड़ा मेरा कैल्शियम भी थोड़ा कम आया था, तो हम कौन से फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? मैम आप कौन सा कह रहे हो? विटामिन ई? विटामिन डी। विटामिन डी मैम, विटामिन डी तो देखिए सबसे अच्छा तो सनलाइट से ही मिलता है। हाँ जी। और बाकी आप विटामिन डी के लिए आप जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज है, एग है, ये सारी चीजें ले सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं ये सारे विटामिन, वो आप ले सकते हो। लेकिन विटामिन डी का एक सेशे भी आता है, मुझे नाम एक्चुअली क्लिक नहीं कर रहा, ऑस्टियोकैल करके है शायद, वो आप वंस इन अ वीक ले सकते हो। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। कैल्सी कैल के नाम से भी आता है मैम? कैल्सी कैल के नाम से भी आता है। एक्चुअली मेरे को एक डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी इसके लिए, तो मैं अभी वो गोलियां ले रही हूँ और साथ में कैल्शियम के पाउचेस ले रही हूँ वंस इन अ वीक। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेते रहिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। या नीतू पांडे जी हैं हमारे साथ, मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी बोलिए। Yeah, hi Richa, can you hear me? Yeah. Yeah, hello doctor, this is Neetu this side. Actually मेरा क्वेश्चन है, मेरे पैर में ना सर्जरी ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें एक्सीडेंट क्या हुआ था, वो लाइक टर्न कर गया था तो वहाँ पे क्रैक आ गया था। दैट टाइम वी वर इन नाइजीरिया, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं है, दे जस्ट उसमें बैंडेज किया। फिर मैं इंडिया आई तो उन्होंने बोला उसी कंडीशन में मैं इंडिया आई थी, तो बोला कि आपके पैर में 2 फ्रैक्चर है। वो मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद वो जब हट गया दैट टाइम इट वाज ओके, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे इसमें ना पेन रहने लगा है, जिस जहाँ एंकल जॉइंट होता है, जिस जगह पे हमारा फुट और एंकल का जो पेन उस, एंड अभी अब जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं आई एम नॉट एबल टू मूव, मैं पैर नहीं रख सकती सीधा। ओके
मैम सबसे पहले तो ना आप फुटवेयर कौन सा यूज करते हो, क्योंकि हील पेन और फुट पेन का बहुत बड़ा रिलेशन होता है फुटवेयर से। बहुत कम पहनती हूँ और कभी पहननी भी होती है तो ऑलवेज प्लेटफॉर्म में प्रेफर करती हूँ। नहीं, मैं हील्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं फ्लैट्स की ही बात कर रही हूँ कि फ्लैट्स भी अगर आप पहनते हो तो उसमें 2-3 ब्रांड्स हैं, उसी के ही फुटवेयर हमें पहनने चाहिए, क्योंकि बाकी सब जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनमें आर्च नहीं होता, और फुटवेयर में आर्च, मीडियल आर्च होना बहुत जरूरी है। तो एक तो मिनेसो कंपनी होती है, मिनेसो के आते हैं फुटवेयर, एक kazarmat.com बहुत ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, उसके बहुत ही बढ़िया फुटवेयर है, मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड भी कर रही हूँ एंड रिजल्ट भी अच्छा है। और एक स्केचर्स, इन 3 के आप कोई भी फुटवेयर पहन लीजिए, क्योंकि मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो हील पेन की प्रॉब्लम मुझे भी थी, क्योंकि मेरा 9 to 5 लगातार खड़ा रहने का काम है और हील में पेन शुरू हो गया था, लेकिन जब से फुटवेयर चेंज करे हैं किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम जॉइंट में है, जो एंकल जॉइंट होता है ना उसमें प्रॉब्लम। हाँ जी, एंकल जॉइंट भी देखिए उसी से ही लेना देना है, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। बाकी जो अभी मैंने पहले भी बताया था कि आप एक बकेट लेना, उसमें ठंडा पानी लेना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसमें अपना पैर डिप करिएगा 15 मिनट्स के लिए, दिन में 3 बारी। ओके। और साथ में आप फुटवेयर चेंज करना। ओके, ठीक है, ठीक है, तो इससे ही रिलीफ मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। मैम एक अंशु पटेल जी का कोई क्वेश्चन है। अंशु जी मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हेलो मैम। हेलो हेलो जी पूछिए। हाँ मैम, ये कैल्शियम कब और कैसे लेना चाहिए? कुछ इसका भी होता है कि कैल्शियम और विटामिन जी आपको कैसे लेना है, कितना लेना है, कब लेना है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ इतना है कि कैल्शियम लेने के बाद फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, मतलब उसको लेते ही एकदम सोना नहीं है, जैसे अगर आपने रात में लिया और एकदम आप सो गए, बस उस चीज का ध्यान रखना है। उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होने के लिए फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, बाकी आप किसी भी टाइम ले सकते हो। नहीं ऐसा भी होता है कि ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो कब तक और कितने टाइम? कैल्शियम एलोपैथी ले रहे हो जैसे कि शैलकॉल है, सिलॉल है, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टोन फॉर्मिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबे समय तक ले सकते हो। जैसे पार्डन? सप्लीमेंट, हाँ, किस तरीके से लेना है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे मैम। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एलोपैथी ले रहे हो कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम सिलॉल है, शैलकॉल है, तो आपको 1 महीने या 1.5 महीने के बाद गैप करना चाहिए। लेकिन अगर आप फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हो कैल्शियम, कि एमवे का या किसी और वेस्टीज का या HHI किसी और कंपनी का, अगर आप फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में कैल्शियम ले रहे हो तो आप लंबे समय तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोपैथी वाला भी कैल्शियम होता है एक्चुअली, वो स्टोन फॉर्मिंग होता है, आपको पथरी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप ले सकते हैं कभी भी। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम वर्षा जी हैं हमारे साथ, तो पूछ रही हैं कि सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए? देखिए सप्लीमेंट्स जो है वो मैं बेसिकली 2 ही कंपनी के सप्लीमेंट्स अपने पास रखती हूँ। वन इज एमवे एंड वन इज HHI हैप्पी हेल्थ इंडिया। एमवे के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, सबको पता है न्यूट्रलाइट के, बट दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो हर कोई लंबे समय तक नहीं ले सकता है। तो अगर हम उसी के साथ में देखें तो हैप्पी हेल्थ इंडिया एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो भी अच्छे हैं, और वो इतना है कि एक एवरेज इंसान, मिडिल क्लास फैमिली और इनफैक्ट लोअर क्लास फैमिली भी आराम से ले सकती है। तो ऐसे ट्रस्टेड वो हैं फूड सप्लीमेंट्स जिसको मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। ओके, कविता भाटिया जी हैं जी। कविता जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो। हाँ मैम, एक सेकंड मैम, मेरी एक्चुअली बिटिया है, उसका नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, दो मेडिकल साइंस जो है इसको मानता नहीं है, नेवल डिस्प्लेसमेंट को, उसको हिंदी में हम कहते हैं नाभ गिर जाना, है ना। हालांकि साइंस जो है इस चीज को मानता नहीं है,
पर उसके साथ जनरली ये होता है कि शी फील्स कि उसका कुछ पेट में मूवमेंट हुआ है एंड बैक एक स्टार्ट हो जाती है उसको। एंड बैक एक होने के बाद अगर उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दें या जैसे उसमें हम पेट के बल लेट जाएं कुछ चीज रखकर, तो उसको रिलीफ मिलता है एंड फिर ऑटोमेटिकली उसका पेन एक आध दिन में उसको रिलीफ मिल जाता है पेन। तो क्या कुछ ऐसा है आप जिसको सजेस्ट कर सकते हैं कि नेवल डिस्प्लेसमेंट ना हो, अगर आप मानते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस मानता नहीं है। मैम देखिए, नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता तो है, लेकिन मेडिकल साइंस में एज सच नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई इलाज नहीं है। और बेसिकली ये जो है, अगर आपकी एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, उसी की वजह से नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका जो, अगर आपने एक बार इसका इलाज कर लिया, मतलब आपने नेवल को आप प्रॉपर जगह पर ले आए, तो उसके बाद कुछ बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है एब्डोमिन की, वो अगर करेंगे तो इसका जो रिपीटिशन है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है होने की, वो होनी थोड़ा बंद हो ज्यादा जाएगी। थोड़ा फ्रीक्वेंटली होता है उसको एक्चुअली। अगर वो थोड़ी थोड़ी एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करेंगी तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेसिकली जो हमारी कोर मसल्स हैं, जो अभी मैंने डिस्कस भी करा था, अगर आपने देखा तो हेलो, कोर मसल्स हैं जो अभी मैंने डिस्कस करा था, उन कोर मसल्स का स्टेबलाइजेशन, उन कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम आपकी वॉइस कम हो गई है। करेंगी और साथ में स्ट्रेंथनिंग, मैम की वॉइस कम है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुरभि मैम, ठीक है मैम, आपकी आवाज थोड़ी कम है मैम। सुरभि मैम, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है मैम। हेलो, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है मैम, पहले बीच में नहीं आ रही थी, कम आ रही थी। तो एब्डोमिनल जो एक्सरसाइज आप बोल रहे हैं, कैन यू सजेस्ट सम फॉर दैट? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मैम ये बोल रही हूँ कि जो एब्डोमिन की एक्सरसाइज बोल रहे हैं आप, क्या आप कोई एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं? रिचा मैम, आई एम नॉट एबल टू हियर हर। वो क्या कह रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी भी आवाज धीरे आ रही है बहुत। आप अपना उसकी वॉल्यूम तेज कर लीजिए। मैम वॉल्यूम की कुछ प्रॉब्लम हुई है? हाँ जी, आप वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, हो सकता है वो कम हो गया हो। आ रही है? इंटरनेट का इश्यू है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। आवाज बहुत धीरे आ रही है मैम, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा। अब आ रही है मैम आपको आवाज? आ रही है, लेकिन बहुत धीरे, बहुत धीरे। आप मैम, आप समझ पा रही हैं वो क्या पूछ रही हैं? मैम एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा तेज वॉइस में। मैम दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? आई थिंक उनका भी नेट चला गया है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैम मेरी वॉइस आपको आ रही है? सुरभि मैम, मैम आवाज आ रही है? नहीं आ रही है शायद उन्हें रिचा। फिर सेशन को देखो, क्लोज करते हैं फिर। ये देख, वेट करते हैं 2 मिनट, क्या पता आ जाए। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। मैम मुझे बिल्कुल कोई वॉल्यूम नहीं आ रही है। आपकी आवाज तो हमें साफ आ रही है मैम। आप मैम एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। क्या मैम? आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके ओके। ये सेशन ऐसा है कि मैम के बिना कोई और कैरी भी नहीं कर सकता। हम लोग सही बात, किसी का जवाब नहीं दे सकते। जितने मैम वापस आती है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बस यही शेयर करना चाहूंगा। अभी जैसे एक सर थे, वो कह भी रहे थे कितना टाइम कितना लगता है, पैसा कितना लगता है। सर्जरी के मुकाबले पैसा 0.1% भी नहीं लगता अगर हम देखें। लेकिन
हाँ, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज बॉडी को आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते हो, उसको टाइम देना होता है, उसको एडजस्ट करना होता है। तो मैंने मैम के यहाँ करीबन 1.5 महीने का सेशन लिया, मुझे इन्होंने एक भी दवा नहीं दी। मेरा MRI हुआ, मैं 5 दिन तक ऑफिस नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा 1.5 महीने में करीबन 25 दिन मैं इनके पास 25 सेशन में गया, बट मैं बिना दवा के, एक भी उन्होंने दवा नहीं दी, बिना दवा के मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, स्लिप डिस्क ठीक हो गया। तो टाइम लगता है थोड़ा, 1-1.5 महीने का सेशन हमें, और बीच में ब्रेक नहीं करना होता, हमें उसको देना होता है। शायद वापस आ गई है मैम। डॉक्टर सुरभि, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है। आ गई मैम, चलो ठीक है मैम जल्दी कर ले लेते हैं क्वेश्चंस थोड़े से हैं। येसु मैम है हमारे साथ, उनका ये क्वेश्चन है कि कैन वी टेक हिमालयाज कैल्शियम टैबलेट्स? जी ले सकते हैं, नो हार्म इन दैट। ओके, सुनीता वर्मा जी हैं हमारे साथ। सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस यस मैम एक्चुअली मेरे ना लोअर बैक बहुत पेन होता है, इससे पेन जो स्प्रेड हो जाएगा तो राइट लेग में स्प्रेड हो जाता है, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ प्रॉपर्ली। क्या आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रहा। हेलो मैम। हाँ जी, आपके राइट लेग में पेन है? हाँ जी मैम, राइट लेग में पेन स्प्रेड हो जाता है जो लोअर बैक होता है मेरे को। ओके, आपने अभी हमारे साथ आप जुड़े हैं, पूरा आपने सेशन अटेंड करा है? यस मैम, यस मैम। मैम आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी है जो मैंने बताई हुई है, स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, क्योंकि अगर आपको लेग में पेन जा रहा है दैट मींस नर्व कंप्रेशन है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अगर आपको खाली पेन जा रहा है तो आपका स्ट्रेचिंग से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नंबनेस है, सुनपन है, झंझनाहट है, तो उसके लिए आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ट्रैक्शन एक मशीन होती है, उसी से ही नर्व रिलीज होती है। तो मैम समटाइम्स होता है ये, वेरी रेयर, नंबनेस वेरी रेयर, बट मोस्टली आई हैव पेन। नंबनेस रेयर है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सेशंस थोड़े दिन के लिए ले लीजिए, क्योंकि अगर नंबनेस रेयर है तो ये आगे जाके बढ़ने के पूरे चांसेस है। नंबनेस होने का मतलब ही ये है कि नर्व कहीं ना कहीं दब रही है। मैम ये स्लिप डिस्क की वो तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है? जी जी बिल्कुल, शुरुआत। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता मैम। थैंक यू रिचा मैम। मैम अमृता जी हैं हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। मैम नमस्ते मैम, ये एसिडिटी से वजह से भी बैक में दर्द आता है मैम? किसकी वजह से? एसिडिटी। जी बिल्कुल आता है। अगर आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई भी है तो आपको शिफ्टिंग पेन आएगा, मतलब कभी आपको महसूस होगा राइट साइड हो रहा है, कभी महसूस होगा लेफ्ट हो रहा है, कभी लेग में जा रहा है, कभी बैक में आ जाएगा ऊपर, कभी शोल्डर लेवल पर आ जाएगा। तो उसकी वजह से पेन होता ही होता है, लेकिन आपको उसके लिए अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक जरूर करना है, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू अमृता जी। मैम एक क्वेश्चन ये है कि क्या एमवे प्रोटीन पाउडर डायबिटिक पर्सन यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बस उन्हें उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है उनको प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी होती। तो अगर डायबिटिक हैं लेकिन यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ा हुआ तो ले सकते हैं। ओके आज का जो है, हाँ, प्रेजेंटेशन की ये क्वेश्चन था बीना मैम का। मैम हमारा जीएससी का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हम मैम की सारी वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं। तो इसके बाद वैसे इस समय हम लाइव भी हैं फेसबुक पे, आप हमारी टाइमलाइन पर भी ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं किसी भी समय। इसके अलावा हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पर कल तक हम लोग शेयर कर देंगे, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब आज सारे सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए हम मैम का, डॉक्टर सुरभि को फिर से बुलाएंगे और आप लोगों के सवालों के साथ हम फिर से जीएससी चैनल पर मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और डॉक्टर सुरभि का कि आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दी
आई थिंक हम सब उसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिकॉज खाली सुनना इससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसे हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और अगर हमें दवाइयों से बचना है तो डेफिनेटली इन चीज़ों की तरफ हमें अपना ध्यान लाना पड़ेगा और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अवेयरनेस प्रोग्राम। और अभिषेक सर आप एंड कर दीजिए। बस आपने कर ही दिया है, थैंक यू। मैं जीएससी की तरफ से सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और आप लोग ही हमारे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हमारी कोशिश है कि हर एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आना जो कि समाज में कुछ बेहतरी ला सके और समाज में सभी को कुछ ना कुछ मदद कर सके। तो आगे हम जल्द ही फिर कुछ ऐसे ही एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे जो कि हमारी कुछ समस्याओं का निदान कर सकेगा। और डॉक्टर सुरभि नंदा को तो हम परेशान करते रहेंगे भविष्य में भी, क्योंकि दर्द तो होते रहेंगे। थैंक यू मैम, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।